आप सभी का स्वागत है एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इतिहास जो जनरल स्टडी है उसमें इतिहास की एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं कि हम नॉन टेक के इस हिस्टोरिकल पोर्शन में किन किन चीज़ों को एग्जाम के लिए समझना चाहिए। उन्हीं की हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं उसी सीरीज को। इन अवर लास्ट सीरीज हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि मगध कैसे अस्तित्व में आया, हाउ डिड मगध केम इन एग्जिस्टेंस, और when Magad came in existence, how many dynasties and which dynasties had been primitive rulers of Magad. मगध में प्रारंभिक रूप से आदिम रूप से कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया। तो हम लोगों ने ये समझा कल कि मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों में एक था बृहद्रथ वंश, इसने सबसे पहले शासन किया। उसके बाद आया हर्यक वंश, और हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश। नंद वंश ने मगध पर शासन किया। मगध को जो बहुत मतलब एक्सटेंड भी किया, एक्सपेंशन भी किया मगध का, और मगध को एक एक पावरफुल स्टेट का स्वरूप प्रदान किया। नंदों के टाइम पर ही मगध को एक पावरफुल स्टेट का स्वरूप प्रदान हुआ। मगध बिकेम प्रोमिनिएंट एरिया ऑफ रूल। तो मगध का जो नेम फेम जो हुआ वो नंदों के टाइम से सबसे ज्यादा हुआ। नंद जब शासन कर रहे थे मगध में, उसी समय नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रीक लोगों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया, जिसमें अलेक्जेंडर का आक्रमण है, ये सबसे फेमस है। जब नंदों की समाप्ति की चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ही मेंटोर चाणक्य की सहायता से, तो फिर आकर के चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मौर्य वंश की स्थापना हुई। आज हमको मौर्य वंश के बारे में ही समझना है, ठीक है। चलिए, कल भी हम इसमें समझे थे, आज भी हम इसके बारे में ब्रीफ में समझते हैं मौर्य वंश के बारे में। जैसे मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मेंटोर चाणक्य की सहायता से की। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से की, ये पता है। अब दूसरा ये है कि मौर्य वंश के बारे में जानने के हमारे पास स्रोत कौन कौन से हैं, कि मौर्य वंश के बारे में हम लोग इतनी सारी चीजें क्यों जानते हैं। तो पहला है साहित्य, लिटरेचर। पहला है लिटरेचर। लिटरेचर से मौर्य वंश के बारे में काफी जानकारी मिलती है, और इस लिटरेचर में जो सबसे फेमस है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक, ये किसने लिखा है? अर्थशास्त्र, उसको लिखने वाले हैं चाणक्य। चाणक्य के अर्थशास्त्र मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, पहला। दूसरे लिटरेचर की बात करेंगे तो इसके बारे में जानकारी इंडिका से भी मिलती है। इंडिका, इंडिका बहुत प्रसिद्ध किताब है, फेमस बुक है, और इसको किसने लिखा है? बाय मेगास्थनीज। ये ग्रीक राजदूत था चंद्रगुप्त के दरबार में, उसके कोर्ट में, उसने ये लिखा है मेगास्थनीज। दो ऐतिहासिक स्रोत है जिससे हमको इस वंश के बारे में काफी जानकारी मिलती है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, राजा कैसे काम करता था, राजा ने कौन कौन से निर्णय लिए हैं, ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसलिए जब भी मौर्य वंश के बारे में कुछ भी लिखा जाता है, तो जब भी कुछ डिस्कस किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो उसके बाद ये जरूर आता है कि अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, आइदर अकॉर्डिंग टू इंडिका ऑफ मैगस्थनीज, मैगस्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य वंश के बारे में ये जानकारियां हमको प्राप्त होती है। तो इन दो साहित्य को पढ़ करके हम मौर्य वंश के बारे में बहुत कुछ जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक। कुछ हमारे पास ऐसे भी सोर्स हैं मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में ऐसे भी सोर्स हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं सोर्स ऑफ, सोर्सेस ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी, सोर्सेस ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी, मौर्य वंश के स्रोत। तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, साहित्यिक स्रोत थे, लिटरेचर। लिटरेचर, लिटरेचर में दो हमने लिखे थे, एक अर्थशास्त्र और दूसरा था इंडिका। इंडिका, अर्थशास्त्र आपको पता है किसका है? चाणक्य का। और इंडिका किसका है? मेगास्थनीज का।
मेगास्थनीज का इंडिका है। ठीक? इसके अलावा हमको कुछ आर्कोलॉजिकल स्रोत भी मिलते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्स भी मिलते हैं। उसमें पहला सोर्स हमको मिलता है आर्कोलॉजिकल सोर्स में अशोक के रिकॉर्ड। अशोकास रिकॉर्ड, ठीक है, इनसे हमको जानकारी मिलती है। इसमें सारी चीजें मिलेंगी, जैसे अशोका के द्वारा बनवाए गए पिलर्स मिलेंगे, इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, या केव्स मिलेंगे, इनसे भी मिलता है। इससे भी ज्यादा जानकारी मौर्य वंश के बारे में मिलती है बुद्ध से, बुद्धास लिटरेचर, बुद्धास लिटरेचर या टेक्स्ट, बौद्ध धर्म के साहित्य उसकी किताबों से भी हमको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। एक और है इसका सोर्स, वो है पौराणिक। पौराणिक सोर्स की बात करेंगे तो इसके पौराणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वायु पुराण, नेक्स्ट विष्णु पुराण, इन दो पुराणों से हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतने सारे सोर्स हैं मौर्य वंश के बारे में जानने के। जैसे बौद्ध साहित्य है बहुत सारा, जिससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो स्तूपों से, अगर हम यहाँ पर आर्कियोलॉजी लिखा है और हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो आर्किटेक्चर में स्तूप है, इनसे जानकारी मिलेगी। गुफाएं हैं, उनसे भी जानकारी मिलेगी। पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, ये सब मौर्य वंश के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हमको प्रदान करते हैं। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं। ठीक, तो पहला तो पता होना चाहिए कि इस वंश के बारे में पता लगा। अब पता क्या लगा है इसको भी देखना पड़ेगा कि इस वंश के बारे में जानकारी क्या मिली है। ठीक है, बेसिकली देखते हैं। बेसिकली हमको जानकारी मिली है वो ये मिली है कि जो नंद वंश का शासन था, नंद और नंदों के बाद भारत में शासन होता है मौर्य वंश का। नंद के बाद मौर्य शासन में आते हैं। तो नंद वंश का जो लास्ट रूलर था जिसका नाम था धनानंद, और उसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है, अब इसको ऐसा करने के लिए सबसे ज्यादा सहायता प्रदान की आइडियोलॉजिकल, वो थी आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य, तो आचार्य चाणक्य ने उसको सबसे ज्यादा सहायता प्रदान की। चाणक्य की सहायता से ये गद्दी पर बैठा। तो यहीं से हम इस वंश की वंशावली के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से राजा इसमें आए। पहले वंशावली समझ लेते हैं, फिर एक करके सभी राजाओं के बारे में समझेंगे। सबसे पहले राजा थे चंद्रगुप्ता मौर्य, ये पहले राजा थे। इसके बाद दूसरे राजा थे बिंदुसार, और तीसरे राजा थे अशोक। ये अशोक थे, ये प्रोमिनेंट राजा थे। अशोक के बाद बहुत सारे इनकम्पिटेंट रूलर आए। जो लास्ट रूलर था उसका नाम था भरतरथ। भरतरथ लास्ट रूलर था जिसने वहां पर जाकर के शासन किया। अब इनका टेन्योर पता नहीं कि इसके टाइम पर क्या हुआ, इसके टाइम पर क्या हुआ, ये हम एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। ओके, चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जो टेन्योर है, शासन काल है, वो है 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक। तो इनके बारे में जो फैक्ट है उनको हम लोग एक एक करके लिखेंगे। पहला है कि उन्होंने इस वंश की स्थापना की, संस्थापक है, फाउंडर है पहला। दूसरा कि उन्होंने किसी भी धर्म को पर्टिकुलरली कोई सहायता प्रदान नहीं की, बल्कि उन्होंने सभी धर्मों को लगभग लगभग ऐसा माना, और अपने जीवन के लास्ट टाइम पर उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट, भद्रबाहु के कहने पर
जैन धर्म की दीक्षा ली। भद्रबाहु के कहने पर जैन धर्म की दीक्षा ली। ठीक है। और इसके अलावा सेल्यूकस सेल्यूकस जो ग्रीक शासक था, सेल्यूकस को पराजित किया। सेल्यूकस को पराजित किया, ये उनका एक बड़ा काम था, सेल्यूकस को पराजित किया। नेक्स्ट, मैरिड टू हेलेना। हेलेना कौन है? डॉटर ऑफ सेल्यूकस। सेल्यूकस की पुत्री के साथ उन्होंने विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का राजनीतिक एकीकरण किया। भारत का राजनीतिक एकीकरण प्रस्तुत किया है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन कर दिया इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य को न केवल फाउंडर के रूप में भारत के राजनीतिक एकीकरण के रूप में कहा जाता है, और सारे छोटे छोटे किंगडम्स को मिला करके पहली बार उन्होंने साम्राज्य बनाया। अभी तक राज्य होते थे, उन्होंने साम्राज्य बनाया। तो साम्राज्य का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? सम्राट। तो ऐसा कहते हैं कि भारत के पहले सम्राट हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और उनका जो शासन मगध से लेकर के लगभग 4 दिशाओं में था, इसलिए उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट। तो एक तो ये पहले सम्राट हैं, भारत का राजनीतिक एकीकरण किया, और ये सब करने में उनकी भूमिका, उनको बहुत अच्छी सहायता प्राप्त की थी आचार्य चाणक्य। चाणक्य की भूमिका इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बड़ी रही कि मौर्य वंश की स्थापना के बारे में। अंतिम समय उन्होंने अपना कहा गुजारा, लास्ट टाइम श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला कहां पर है? मैसूर, कर्नाटका। मैसूर कर्नाटका में उन्होंने उनका अंतिम समय गुजारा। तो उन्होंने कौन सा धर्म स्वीकार किया? जैन। जैन रिलीजन को उन्होंने स्वीकार, ये थी उनकी उपलब्धि कि उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। अब यही इनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है कि मौर्य वंश का फाउंडर कौन था और उन्होंने कौन कौन से काम किए। तो उन्होंने सेल्यूकस को पराजित किया, भारत का राजनीतिक एकीकरण किया। इसके अलावा उन्होंने अपने लास्ट टाइम पे जैन धर्म को स्वीकार किया और एक बेहतर प्रशासन मगध में शुरू किया, क्योंकि आचार्य चाणक्य की सप्तांग सिद्धांत, ये सब से वो बहुत इन्फ्लुएंस थे। इसके अलावा उनके दरबार में एक व्यक्ति भी रहता था। चंद्रगुप्त के दरबार में चंद्रगुप्ता के कोर्ट में है एक व्यक्ति आया जो था ग्रीक, उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आया, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार का, ये था ग्रीक। ठीक है। तो ग्रीक ने चंद्रगुप्त के दरबार में ये सारा कार्य किया। समझ गए? इतनी सारी चीजें चंद्रगुप्त के बारे में याद रखनी है कि पहला शासक था, कब से कब उसने शासन किया है, कैपिटल उसकी वही थी। और हम कैपिटल की बात करेंगे, राजधानी की, कैपिटल वही थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। उसने एक बहुत अच्छा महल भी बनवाया पाटलिपुत्र में ही, गंगा और सोन नदी किनारे, लेकिन उसके रिमेन सब हमको मिलते हैं, पूरा का पूरा महल एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं मिलता है। बहुत पुराना उसने यहाँ पर एक शासन व्यवस्था प्राप्त की। ठीक। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा इस वंश का शासक हुआ, जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार अपने पिता के जैसा कॉम्पिटेंट नहीं था। बिंदुसार पिता के बराबर शक्तिशाली नहीं था, तो उसने एक्सपांशन की पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। बिंदुसार ने केवल उस पॉलिसी को फॉलो किया कि वह साम्राज्य की रक्षा करता रहेगा, और बिंदुसार के समय पर मौर्य साम्राज्य की सीमाएं वही बनी रही जो चंद्रगुप्त मौर्य ने डिसाइड की। तो अगर इसका राजधानी देखेंगे तो इसका राजधानी सेम है जो
जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था वही है पाटलिपुत्र। उसका राजधानी था पाटलिपुत्र। ठीक, इसके अलावा इसकी माता का नाम पूछा जाता है। इसकी माता कौन थी? तो इसकी माता का नाम था दुर्धरा। दुर्धरा इसकी माता थी जिन्होंने इसको जन्म दिया। इसके अलावा बिंदुसार ने अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए रक्षात्मक पॉलिसी को अपनाया, ना कि आक्रामक पॉलिसी। संरक्षात्मक नीति को, प्रोटेक्टिव पॉलिसी को उसने फॉलो किया। प्रोटेक्टिव पॉलिसी को उसने फॉलो किया, ना कि आक्रामक यानी अग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। बहुत कम शासनकाल का। इसके जो पुत्र हैं, इसके दो पुत्र थे जो राजा बनने के योग्य थे। एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था सुशील, और एक छोटा बेटा था जिसका नाम था तो अशोक और सुशील। ये दो पुत्र थे उसके। इनमें से अशोक ने उसको सक्सीड किया 272 में, और ये एक साधारण वो सक्सेशन नहीं था। अशोक का सक्सेशन एक अग्रेसिव सक्सेशन था, जिसमें अशोका ने अपने आप को राजा घोषित कर लिया मगध का। यहीं से अशोका का इमर्जेंस होता है। मौर्य वंश में जितने राजा पढ़े गए हैं उनमें अशोका को सबसे ज्यादा समय तक सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, क्योंकि उसका जो काम किया है मौर्य वंश के लिए वो बहुत उल्लेखनीय है। अशोका का काम मौर्य वंश के लिए सबसे ज्यादा उल्लेखनीय माना जाता है। ठीक है, देखते हैं अशोक के बारे में। क्या है अशोक? तो पहला कि अशोक पावर में कैसे आया। अशोक तो पावर में आता है अशोक 272 में, और 272 से 269 तक अशोका ने एक कह सकते हैं कि वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ा। वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ा, उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। क्यों लड़ा? क्योंकि उसके जितने भी भाई थे उन सारे भाइयों को नहीं लगता था कि अशोका को शासक बनना चाहिए, खास करके सुशील को। तो लगभग 3 साल अशोका को ये समझाने में लग गए कि वह मगध का एक अच्छा शासक बन सकता है, और ऐसा करने के लिए उसने अपने सारे विरोधियों को लगभग लगभग मार दिया। तो अशोका ने अपने विरोधियों को जो मारा, ये सब किया जो उसने उसके साथ, इस कारण से उसकी जो पॉलिसी ऑफ वो थी एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत पावरफुल हो गई। इससे लोग अशोका से डरने लगे, और अशोका ने 269 में अपना कोरोनेशन करवाया। 269 में अशोका का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। जैसे राज्याभिषेक हुआ, अशोका ने अपने आप को एक मगध को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास के छोटे छोटे किंगडम पर आक्रमण करना शुरू किया। और अशोका ने ऐसा करने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे युद्ध लड़े। 269 में अशोका 261 बीसी में अशोका के द्वारा लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध था कलिंग। कलिंग कलिंग अशोका के द्वारा लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध था, जिसमें उसने उड़ीसा के शासकों को, उड़ीसा में जो कलिंग रीजन है उसके शासकों को हराया। और 251 इस कलिंगा के बाद अशोका ने तीसरी बौद्ध संगीति बुलवाई। तीसरी बौद्ध संगीति, थर्ड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म। थर्ड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म उसने बुलवाई, ठीक है। तो ये उसने काम किया। और 232 तक अशोका का लास्ट टाइम था, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई अशोका। तो अशोका का राजा के रूप में शासन काल है 269 से लेकर 232 तक। लेकिन एक्चुअली में वो पावर में आ गया था 272 में, जब से उसने अपने भाइयों को मारना शुरू किया था। लोग कहते थे कि उसने लगभग 99 भाइयों को मारा। अगर अशोका की पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग देखेंगे, तो अशोका की जो फर्स्ट वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ जो थी अशोका की, वो थी देवी। देवी कौन थी? जो आज एमपी का जो विदिशा है, विदिशा एमपी जो विदिशा की थी, और विदिशा के ट्रेडर्स की बेटी थी। एक व्यापारी थे, ट्रेडर्स डॉटर थी।
अशोका को प्राप्त हुए 2 पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री। संघमित्रा उसकी पुत्री थी और महेंद्र पुत्र था। ये देवी से प्राप्त हुए अशोका। इनमें से आपको पता है कि दोनों ही महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है। सेकंड जो वाइफ थी अशोका की, सेकंड वाइफ का नाम था कौरवाकी। ये कहाँ से थी? ये कलिंगा की राजकुमारी थी। इससे अशोक को पैदा हुआ एक बेटा जिसका नाम रखा गया तीवर उसका नाम रखा गया, जो अशोका का पुत्र था। ठीक है। तीवर ये प्राप्त हुआ। तो अशोका की पर्सनल लाइफ के बारे में ये सब जानकारी मिलती है। अशोका के बारे में सब कुछ सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है उसके द्वारा लगवाए गए शिलालेख, जो अशोका ने अपने शासनकाल में ही लगवाना शुरू कर दिए थे। चलिए देखते हैं अशोका के महत्वपूर्ण कार्य को।